Hello friends and a very good afternoon to all of you. This is Anchal and I'm back with another session. और आज का जो सेशन है वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लोज टेस्ट का. तो अभी सुबह हम वोकैबुलरी पढ़ चुके हैं, दूसरा हम एडिटोरियल भी पढ़ चुके हैं. अब बारी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की. सो हियर वी आर. दिस इज़ अनदर शो. इस शो का अब नाम भी रख दिया गया है एंड ऑफ कोर्स अब जो सेशन आएंगे उसको आप इसी नाम से सर्च कर सकते हैं. दैट इज़ द इंग्लिश गुरुकुल, राइट. सो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी बनाया, टेक, ठीक. और अब इसको वायरल कर देना तुम लोग, ठीक, ये तुम्हारा काम है. एनीवे, सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लोज टेस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर क्लोज टेस्ट आने के पूरे चांसेस हैं मेंस के एग्जामिनेशन में. सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि कैसे पेपर आ सकता है, कैसा एग्जामिनेशन आ सकता है, राइट. या जल्दी शेयर करो इसे. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. क्विकली शेयर द सेशन. ओके, थैंक्स अ लॉट. प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो सब लोग वो थम्स अप कर देंगे एक बार, ठीक है, और सेशन को लाइक भी कर देंगे. थैंक यू. चलो जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं इसको हम क्लोज टेस्ट को. अच्छा, करना क्या होता है क्लोज टेस्ट के लिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यार. क्लोज टेस्ट सॉल्व करते टाइम वी नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स, राइट. सो टिप्स, अगर हम बात करें टिप्स की, सो व्हाट ऑल डू वी नीड टू डू व्हाइल सॉल्विंग अ क्लोज टेस्ट. फर्स्ट थिंग, रीड द क्लोज टेस्ट विदाउट मार्किंग द आंसर, राइट. तो जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है बिना आंसर मार्क करे इसको पढ़ लोगे, ठीक है. व्हाट डिड आई से विदाउट मार्किंग द आंसर. नाउ व्हाई एम आई सेइंग विदाउट मार्किंग द आंसर. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि आंसर मार्क किए बिना पढ़ लो? इसका एक रीज़न है. कभी कभी क्या होता है, आप एक लाइन पढ़ रहे हो, सपोज करो, राइट. वो लाइन पढ़ते पढ़ते इसके बीच में एक ब्लैंक था. यू वेंट टू द ऑप्शन स्ट्रेट अवे. आपने क्या किया, आप सीधे ऑप्शंस पे चले गए. आपने इन पांचों में ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट किया और यहाँ पर लगा दिया और आपका आंसर सही मान लिया. मान लिया. और जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा वैसे ही पहले वाले स्टेटमेंट की मीनिंग चेंज हो गई. अब क्या करोगे, वापस इस स्टेटमेंट पे आओगे, वापस इसको पढ़ोगे, वापस ऑप्शंस देखोगे. दैट मीन्स इन शॉर्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट. तो मतलब आप टाइम वेस्ट करेंगे. व्हाई? बिकॉज एज सून एज यू रेड दिस यू मार्क्ड एन आंसर एंड व्हेन यू रेड द सेकंड सेंटेंस द मीनिंग द फर्स्ट सेंटेंस चेंज, right? The meaning of the first sentence changed and therefore you will again be visiting this sentence. You will again be going through the options. That means you will be wasting your time and that is what we don't want. यही है कि हम यहाँ पर नहीं चाहते हैं, right? Yeah. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो हमें ये चीज़ अगर नहीं चाहिए तो क्या चाहिए और कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना है, दैट इज वन थिंग. सो लेट्स बिगिन विद दिस. सो रीड द पैराग्राफ विदाउट मार्किंग द आंसर. दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आंसर मार्क करे बिना पैराग्राफ को रीड करोगे. व्हेन यू डू दिस व्हाट यू गेट द टोन ऑफ द पैराग्राफ. दैट मीन्स वेदर द टोन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. आपको ये पता चलता है कि टोन आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन eliminate the options as well. For example, suppose आपका जो paragraph है, if that is negative, so you will eliminate all the positive options. अगर आपका paragraph positive है तो आप eliminate करोगे सारे negative options, right? So this is how you will be doing. The paragraph defines, the tone of the paragraph defines what vocabulary should be eliminated and what vocabulary will be selected. ठीक है, कौन सा vocabulary select करोगे, कौन सा vocabulary eliminate करोगे. Now आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी होती है. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया भाई? देखो, जहां पर भी ब्लैंक होगा उससे पहले और बाद में क्या दिया है, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू. वेयर एवर द ब्लैंक इज गिवन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर एंड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये अगर आपको पता चल गया तो अगेन दिस विल हेल्प यू आउट इन एलिमिनेशन. ये भी आपको क्या करेगा, एलिमिनेशन में हेल्प करेगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं न्यूआंसेस की. दैट मीन्स चूजिंग अ बेटर वोकैबुलरी ओवर अ जनरली यूज्ड वन, ठीक है. बेटर वोकैबुलरी का सिलेक्शन करते हैं दोनों में, लेकिन ग्रामर को ध्यान में रखते हुए. अगर ग्रामर गलत हुई और वोकैबुलरी कोई बहुत धांसू सी एकदम नई वोकैबुलरी दी हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर वोकैबुलरी कैसी हुई, ग्रामर इनकरेक्ट हुआ, तब तो भाई आंसर गलत हो जाएगा, राइट. तो आपको वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर का ध्यान भी देना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूआंसेस के साथ साथ बेटर वोकैबुलरी तो चूज करोगे, ग्रामर का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है. सो दिस इज द 5
और अदर आई वुड से दीज आर द 5 पॉइंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। हाँ, ये आपको पॉइंट करना ज़रूरी है, और यही पॉइंट आपको, चाहे आप क्लोज टेस्ट की बात करो, चाहे आप डबल फिलर्स की बात करो, चाहे आप सिंगल फिलर्स की बात करो, इन शॉर्ट फिलर्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपके फिलर्स वाले क्वेश्चन में, चाहे वो कोई भी फिलर्स का क्वेश्चन हो। इज दैट क्लियर? या चलिए, यस, तो लेट्स बिगिन विद दिस। इसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर ले लो, इसका अगर एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर ले लो, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस इज डन, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोज टेस्ट। तो जैसा कि हमने कहा है, आपको सबसे पहला काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ करे इस पैराग्राफ को रीड करना है, बिना आंसर करे इस पैराग्राफ को रीड करना है, ताकि हमें एक्चुअली पता चल सके कि इसका टोन क्या है। नाउ वी से द इंटरव्यूअर एट अ कंपनी इज लुकिंग फॉर वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स, माई डैश माई सिचुएशन। एक्चुअली दे मे नॉट इवन बी इंटरेस्टेड इन माई डैश सिचुएशन एट ऑल। कह रहे हैं एक इंटरव्यूअर है कंपनी में, वो लुक कर रहा है स्पेसिफिक डिटेल्स को, कहाँ पर? मेरी सिचुएशन की, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसको सिचुएशन में इंटरेस्ट ही ना हो, जो सिचुएशन एक्चुअली मेरी है। किस तरह की सिचुएशन, वही डिफाइन करना है। अब ये ध्यान में रखना, अभी कुछ चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे, कुछ टिप्स आपको देते चले जाएंगे हर क्वेश्चन के साथ, तो आपको पता चलता रहेगा क्या कैसे डील करते हैं, ठीक है। व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन इज व्हाट आई डिड इन दैट सिचुएशन। इनको ये मतलब नहीं कि सिचुएशन कैसा है, ये है, खराब है, अच्छा है, इनको इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि उस सिचुएशन में हमने डील कैसे किया, व्हाट वॉज माई आइडिया ऑफ डीलिंग इट व्हेन आई वॉज डूइंग इट, ठीक है। जब हम उसको उस सिचुएशन के अंदर थे तो हम किस तरह से उसे डील कर रहे थे, उससे उसको मतलब है। नाउ दे डोंट केयर इफ अ कॉन्फ्लिक्ट हैपेंड एट वर्क, इन द कॉलेज और इन फैमिली। मतलब किसी भी फैमिली में, कॉलेज में, कहीं पर भी कुछ भी हुआ, उसको उनसे मतलब नहीं है। उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से, क्या? उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से कि चाहे कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, चाहे घर पे हुआ हो, चाहे कॉलेज में हुआ हो, चाहे वर्क पे हुआ हो, उनको इससे कोई भी मतलब नहीं है। What they want to know is what I dash and said in that situation and how I dash changed to get to these answers. They will interpret me and ask very specific questions. तो कह रहे हैं उनको क्या जानना है, क्या मैंने क्या किया और कहा इस सिचुएशन में, what I did and said in that situation and how I dash, और मैंने क्या किया, change to get to these answers, इन आंसर्स तक पहुंचने के लिए मैं क्या करता हूं। तो वो मुझे इंटरप्रेट करेंगे इन्हीं आंसर्स के द्वारा, इंटरप्ट करेंगे, वो मुझे इस पूरी सिनारियो में इंटरप्ट करेंगे और स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे उसी सिनारियो से रिलेटेड। इज दैट क्लियर? चलिए फिर, इफ आई एम सर्कमलोकेटिंग, ये वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था रूट वर्ड वाली क्लास में, अगर आपको याद हो तो, और अगर वो क्लास याद होगी तो इसका आंसर आसानी से ज्वाइन कर पाओगे, इसका आंसर आसानी से निकाल पाओगे। तो करना क्या है, सर्कम लोकेटिंग। सर्कम मीन्स अराउंड, राइट? सर्कम मीन्स अराउंड, राइट? और लोकेट मतलब क्या होता है, इधर उधर, अराउंड के आसपास, एरिया, राइट? सो आसपास, एरिया के चारों तरफ घूम रहा है। सो क्या कह रहे हैं, इंटरप्ट नहीं आ सकते। इफ आई एम सर्कम लोकेटिंग द थिंग्स, इसका मीनिंग क्या होता है, बीट अराउंड द बुश, बीट around the bush. That means you're not coming to the specific point, rather you are moving around in certain things. मतलब अगर मैं specific question का straight answer नहीं देता हूँ और इधर उधर घुमा के आंसर देता हूँ, तो I will likely be interrupted before I even get to what I did in a situation. अगर straight forward answer नहीं दिया, या स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया, तो होगा क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया तो वो मुझे इंटरप्ट कर देंगे उससे पहले कि मैं एक्चुअल सिचुएशन में पहुंचूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ the best way to make sure I get the dash of my story in the interviewer's head, सबसे अच्छा तरीका है कि मैं अपने इंटरव्यूअर के दिमाग में अपनी स्टोरी को सबसे पहले पहुंचा दूं। Then take my dash and try to make it strong sentences that describe the situation. और मेरा क्या मैं लूं
कि मैं स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस बनाऊं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकूं. व्हाट आई डिड एंड हाउ इट मेड अ डिफरेंस, क्या मैंने किया उस सिचुएशन में और वो कैसे डिफरेंट है बाकी लोगों से, हाउ इज दैट डिफरेंट. देन द इंटरव्यूअर विल देन डैश डैश इनटू वन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आई मेंशन. फिर इंटरव्यूअर ने क्या करेगा, फिर इंटरव्यूअर क्या करेगा, विल देन वर्ब रिक्वायर्ड है ना, हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ मेन वर्ब आना चाहिए. डैश इनटू वन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट I mentioned and I can give them as much detail as they ask for at that point. तो उसके बाद इंटरव्यूअर एक पॉइंट को सिलेक्ट करेगा और उस पॉइंट से रिलेटेड वो मुझसे डिटेल पूछेगा एंड एज मच डिटेल एज ही वांट्स I can answer that. Instead of answering the details, instead of giving the details first, I will explain my story first and then they can ask the questions, right? This technique ensures that I get the highlights dash and also shows some dash thinking. इस टेक्निक से पता चलेगा कि मेरी स्टोरी हाईलाइट होती है और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ ये मेरी किस तरह की थिंकिंग को शो करेगा. सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. या चलो लेट्स बिगिन विद दिस. सो अभी हमारे पास समझ में आ गया हम पैराग्राफ की किसकी बात करें. दिस पैराग्राफ इज एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव. ये पैराग्राफ जो है डिस्क्रिप्टिव है. कैसे डिस्क्रिप्टिव है, या अगर बोले डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, दैट इज वन थिंग. यहीं पे ऐड कर लेते हैं, काम करते हैं. हाँ, डिस्क्रिप्टिव अगर हम बोल रहे हैं, इफ आई से पैराग्राफ गिवन इज डिस्क्रिप्टिव, हाउ कैन यू से दैट, because it is talking about a whole scenario and defining कि वो situation कैसी होनी चाहिए, right? So इस situation के बारे में आपको सारी बातें बताई गई हैं. How you should react, what questions will be asked, how the person needs to answer, and what highlights can he give. मतलब बेसिकली आप क्या बता रहे हैं, आप सारी चीजें बता रहे हैं. एंड व्हेन यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, दैट इज व्हेन वी से अ पैराग्राफ इज डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, तो अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं. दिस इज द पैराग्राफ और इसके साथ अब आपके ऑप्शंस भी आ गए हैं. तो इन ऑप्शंस के साथ साथ हम आंसर्स मार्क करेंगे. लेट्स सी. द इंटरव्यूअर एट अ कंपनी इज लुकिंग फॉर वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स. बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स को देख रहा है. डैश माई सिचुएशन, रिगार्डिंग माई सिचुएशन, रेफरिंग माई सिचुएशन, रिलेटिंग माई सिचुएशन, टचिंग माई सिचुएशन या एडवर्स माई सिचुएशन. व्हाट डिड आई टेल यू, टोन समझ में आ गई. ठीक है, इट्स डिस्क्रिप्टिव. अब हमें समझना है व्हाट्स गिवन बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक. सो ब्लैंक से पहले दिया हुआ है डिटेल्स. Looking for very specific details. Details is a noun, right? Dash my situation और my situation is also a noun. ठीक है, तो मतलब हो गया दोनों तरफ noun है भाई. ठीक है, अब यहाँ जो भी लगाओगे it will be a preposition. बहुत लोग बोलेंगे यार मैम ऑप्शन में तो preposition दिया ही नहीं है. अब हम आपको बात बताते हैं. एक चीज़ होती है पार्टिसिपियल preposition. आई डोंट नो आप लोग ने सुना है इसके बारे में कि नहीं सुना है. पार्टिसिपियल prepositions वो prepositions होते हैं जो वर्ब की ing फॉर्म को preposition के तौर पे यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जब बोलोगे फॉर वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स, रिगार्डिंग माई सिचुएशन, रेफरिंग माई सिचुएशन, रिलेटिंग माई सिचुएशन, टचिंग माई सिचुएशन, एडवर्सिंग माई सिचुएशन. सो लेट माई टेल यू, पहली बात तो एडवर्स आएगा नहीं. ठीक है, preposition लगाना है. दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपियल preposition. Participial preposition where verbs third form or verbs fourth form are used as prepositions. verb की third form या fourth form preposition की तरह use होती है. अब यहाँ पर इसीलिए हम कह रहे हैं that we will be selecting any of these ing forms. इसीलिए दिए हुए, there is a reason behind it. Therefore we are yes. Participle नहीं, it's participial preposition. Is that clear? अब सुनो. रिगार्डिंग, रेफरिंग, रेफरिंग के साथ टू लगता है, रिलेटिंग के साथ टू लगता है, विच इज नॉट गिवन हियर. एलिमिनेट दीज, है ना. रिगार्डिंग और रेफरिंग के साथ टू लगता है, वी कैन नॉट यूज दिस. टचिंग माई सिचुएशन, सी डिटेल्स कैन नॉट टच माई सिचुएशन, राइट. डिटेल्स टच नहीं कर सकती, इसको भी एलिमिनेट किया. सो रिगार्डिंग के साथ कोई preposition नहीं, वी कैन स्ट्रेट अवे प्लेस अ नाउन एंड देयरफॉर वी आर यूजिंग रिगार्डिंग एज आवर आंसर. हाँ, हम ये समझने की जरूरत. एक बार और बता दें प्रियंका, जितने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स या वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स, यस, जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स या फिर फोर्थ फॉर्म्स preposition की जगह यूज होती है, दोज आर कॉल्ड पार्टिसिपियल prepositions. इज दैट क्लियर?
पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन, एब्सोल्युटली करेक्ट सुस्मिता, पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन, बताया मैंने, बताया पार्टिसिपियल प्रेपोजिशन इसी को बोलते हैं. सो अगर नाउन और नाउन दिया है तो नाउन नाउन के बीच में हम प्रेपोजिशन ही लगाते हैं, ठीक है. इन बिटवीन टू नाउन्स वी प्लेस प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर हमें यही यूज करना है, ठीक है. यस रोहन, आई नो दैट गर्ल, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Actually, they may not even be interested in my general situation at all, in my normal situation, in my imprecise situation, in my particular information, in my regular situation. बताओ, imprecise एक ऐसा word लग रहा होगा जो नहीं आ रहा होगा यार. देखो, precise का मतलब क्या होता है? Short, right? Precise means short. And when you add precise के साथ im लगा दिया, so im defines what? Not, right? Im define क्या करता है? Not को. So imprecise मतलब short नहीं है, that means imprecise means lengthy, right? Imprecise means lengthy. Now the option comes in, actually they may not even be interested in my dash situation. कैसा? General, normal, imprecise, particular, regular. जल्दी से बताओ, बताओ. Participle and participial preposition. See, participle is a verb that works as an adjective. Participial preposition is in itself is participial preposition, ठीक है. चलो बताओ यहाँ क्या होगा. मेरे बारे में अगर वो पूछ रहा है तो एक्चुअली दे मे नॉट इवन बी इंटरेस्टेड इन माई डैश सिचुएशन एट ऑल. इन माई लेंदी सिचुएशन में तो वैसे भी वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो तो आगे जाके उसने बताया ही है. नॉर्मल जनरल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. रेगुलर अगेन इज अ सिनोनिम फॉर नॉर्मल एंड जनरल का रेगुलर सिनोनिम है. सो दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन माई पर्टिकुलर सिचुएशन. वो मेरी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या नहीं होंगे? इंटरेस्टेड नहीं होंगे. वॉट दे आर इंटरेस्टेड इन, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है. हाँ, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है. सो लेट्स टॉक अबाउट. मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ अगर ऑप्शन नहीं दिख रहे तो, ठीक है. Actually, they may not interested in my particular situation at all. What they are interested in is what I did in that situation. क्या मैंने किया? How was I responding to it? They don't care if a conflict happened at work, in the college, or in family. What they want to know is what I dash and dash. Now see, whenever you have this word and, जब and दिया होता है ना, so and से पहले और and का बाद वाला पहली चीज, parts of speech will be same. पहली चीज सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होंगी दोनों जगह पे. एंड दूसरी चीज एक और है. क्या मेरे को बता सकते हो वो क्या होगा? बताओ, क्या आप मेरे को बता सकते हो वो क्या होगा? सेम पार्ट ऑफ स्पीच विद सेम टेंस. ओके, ये जो दो चीज ध्यान रखना. whenever you have and, it will join two same parts of speech along with that same tense should be used. ऐसा नहीं कि अगर verb join कर रहे हो so this is also verb, this is also verb. ये बात clear हो गई. लेकिन अगर ये V1 हुआ, ये V3 हुआ, that's not possible. That's not possible. If this is V1, this has to be V1. If this is V3, this has to be V3. So जैसा भी होगा आप इनके साथ same part of speech with same tense का use करेंगे, ठीक है. Yeah. So that therefore neglect is not. See, obviously said is past tense, right? Obviously said is past tense. If this is past tense, neglect eliminated, disdain eliminated, belief eliminated. Belief तो noun है वैसे भी, है ना. Belief का जो verb का form होता है that is believe. This is believe, right? ये noun है तो वैसे eliminate हो गया. Lead is also eliminated because lead का past tense is led, right? So obviously what's left? Thought. तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है? ज़रूरत है? नहीं है, है ना. हाँ भाई, जल्दी आंसर देने के चक्कर में गलत मत करो, थोड़ा सा एनालाइज करो. देखो जैसे ये एनालाइज किया ना, सो इसकी वजह से आंसर्स करेक्ट आते हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सेम पार्ट ऑफ स्पीच. ये जो थोड़े छोटे छोटे रूल्स दे रहे हैं ना, दिस रूल्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हियर इट इज द इंटरव्यू. यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. एंड what I thought and said in that situation and how I dashed change, how I kept change, how I allured change, how I influenced change, how I convinced change, how I stabilized change. Again क्या आया है यहाँ पे देखने की समझने की कोशिश करना. अगेन फिर यहाँ पर क्या आया है ये समझने की कोशिश करना. So what is it? यहाँ पर भी तो and दिया है ना. So before and you had used
पास्ट टेंस, इधर भी यू हैव यूज्ड पास्ट टेंस, राइट? बोथ ऑफ देम आर पास्ट, बोथ ऑफ देम आर पास्ट। तो ये कहीं और से थोड़ी आया कि जो ये पास्ट नहीं रखेगा, ये भी क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो टेक पास्ट टेंस इन इट, ठीक है? सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम कंडीशन जो अभी हमने करी थी। नाउ केप्ट इज पास्ट, अल्योर्ड इज पास्ट, इन्फ्लुएंस्ड इज पास्ट, कन्विंस्ड इज पास्ट, स्टेबलाइज को हटा देते हैं, हटा दिया स्टेबलाइज, बचा क्या? केप्ट, अल्योर्ड, इन्फ्लुएंस्ड, कन्विंस्ड। बताओ, हाउ आई डैश चेंज टू गेट टू दीज आंसर्स, दे विल इंटरप्ट मी एंड आस्क ए वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अच्छा बताओ, हाउ आई kept change to get to these answers, how I allured, allured का मतलब क्या होता है? allured का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट भी कह सकते हो, यू कैन से lure as well, मतलब किसी को आकर्षित करना, दिस इज व्हाट वी मीन। सो इन्फ्लुएंस किया था, हाउ आई इन्फ्लुएंस्ड चेंज टू गेट टू दीज आंसर्स, मतलब मैं कैसे इन्फ्लुएंस हुआ था कि मैंने ऐसे आंसर्स दिए। एंड कन्विंस थोड़ी होते हैं हम, आंसर देने में कन्विंस नहीं होते, हम दूसरे को कन्विंस करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट अंशुल, तो हम ऑप्शन नंबर 3 को ही सिलेक्ट करेंगे एज अ करेक्ट आंसर। इन्फ्लुएंस्ड इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा हमारे सामने। चलो देखो, द बेस्ट वे टू मेक श्योर आई गेट द डैश ऑफ माई स्टोरी, द डैश ऑफ माई स्टोरी। अब थोड़ी सी हमारे पास जो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, वो गड़बड़ को हमें हटाना है, या जो अब थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है हमारे साथ वो क्या है कि एक सेकेंड रुकिए ज़रा, चलो इसको रहने देते हैं हम अपने पास। तो यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक से पहले एंड ब्लैंक के बाद क्या दिया है? अनदर क्वेश्चन, राइट? व्हाट्स गिवन बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? है कि नहीं? अब देखो, ब्लैंक से पहले दिया हुआ है द विच इज एन आर्टिकल, और ब्लैंक के पहले बाद दिया हुआ है preposition which is of, right? So obviously this is for sure that article takes a noun after it, है ना? article noun लेगा, noun यहाँ दिया नहीं है तो यहाँ noun लगेगा। अब देखो, abstract is noun, top, structure, support, key points, क्या noun है? the best way to make sure I get the dash of my story, बताओ क्या करूँ? abstract is an adjective, या abstract is an adjective, ये तो हो ही नहीं सकता। top again is an adjective, नहीं हो सकता। structure is a noun, support एक verb भी है and noun भी है, दोनों लगा सकते हो। key points, the best way to make sure I get the dash of my story in the interviewer's head, बताओ क्या होगा? structure? no. The best way to make sure I get the dash of my story in the interviewer's head, in the interviewer's head, the structure of my story। तुम्हारी स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है, स्टोरी का स्ट्रक्चर थोड़ी होता है। स्ट्रक्चर किसी बिल्डिंग का, किसी मॉडल का होगा ना, स्टोरी का सपोर्ट होगा नहीं। हाँ, लेकिन स्टोरी के की पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट? देयर माइट बी की पॉइंट्स टू योर स्टोरी। ऑप्शन नंबर 5, 3 क्यों सिलेक्ट किया तुमने? ऑलमोस्ट एवरीबडी डिड 3। सपोर्ट ऑफ द स्टोरी तो हो ही नहीं सकता भाई, सपोर्ट ऑफ द स्टोरी तो होगा ही नहीं। वील डेफिनेटली बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 5 एज आवर आंसर हियर। ऑप्शन नंबर 5 को हम यहाँ पर अपना आंसर सिलेक्ट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? उसके अलावा कुछ भी अपना आंसर आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, आप गलती करेंगे अगर इसके अलावा कुछ भी सिलेक्ट किया तो। गेट दैट, गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड हियर वी कम। The best way to make sure I get the key points of my story in the interviewer's head, then take my dash and try to okay। देखो, take my dash, अब यहाँ पर थोड़ी सी ना confusion होगी, क्यों? and लगा है, and के बाद try लगा हुआ है, right? है ना? try लगा हुआ है, तो and के पहले भी verb आना चाहिए था, but if you see verb is already given here, right? verb तो already given है, this is also verb, this is also verb, right? So the thing is when you have my, तो my is a possessive case। my के बाद हम सिर्फ और सिर्फ या noun का ही यूज़ करते हैं, nothing else, right? This is a possessive case, so my, your, his, her, it's, their, hers, ऐसा जब भी यूज़ करोगे आप इसके बाद हमेशा possessive case के बाद noun लगाते हो। So that's what we are going to do here, rambling, sprawling, diffuse, narrative, prolix। बताओ क्या यहाँ पर एलिमिनेट कर दूँ, क्या क्या यहाँ पर एलिमिनेट कर दूँ स्ट्रेट अवे? बताइए क्या क्या यहाँ पर एलिमिनेट कर दूँ? देन टेक माई डैश एंड ट्राई टू मेक इट स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन। टेक माई वॉट, क्या ले? बताओ,
रैम्बलिंग हो सकता है क्या? रैम्बलिंग का मतलब होता है लेंदी, GTHY, लेंदी। तो लेंदी तो भाई एक एडजेक्टिव है ना, लेंदी एंड कंफ्यूज्ड ये भी बोल सकते हो, लेंदी एंड कंफ्यूज्ड कैनॉट बी देयर, रैम्बलिंग इज एन एडजेक्टिव। फिर अगर बात करें स्प्रॉलिंग की, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट, दूर दूर तक फैला हुआ, स्प्रेड आउट, अगेन दैट्स एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। डिफ्यूज तो वर्ब है भाई, सीधा सीधा हटा दो उसको, है ना। डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड करना। नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी, नरेटिव का मतलब होता है स्टोरी। और प्रोलिक्स, अगेन प्रोलिक्स का मतलब होता है लेंदी, दैट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। दिस डजंट मेक सेंस, तो इसको भी हटा दिया। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ नरेटिव बचा। सो वी विल बी सिलेक्टिंग नरेटिव एज आर correct answer. We will be selecting narrative as our correct answer. That's absolutely correct. 1 and 3 eliminate. 1 and 3 क्या? 1, 2, 3 सब eliminate. 5 भी eliminated. Narrative is the perfect answer. Narrative means a story. Narrative का मतलब होता है story होता है, ठीक है, ठीक है। What is the meaning of prolix? Prolix का मतलब होता है lengthy. Prolix का मतलब होता है lengthy. Okay, got it, got it. यहाँ पर हम select किया अपना answer narrative. And take my narrative and try to make it strong sentences that describe the situation, what I did and how it made a difference. मैंने जो भी किया वो कैसे difference create करता है। फिर देखो, the interviewer will then dash into one aspect of what I mentioned and can give them as much detail as they ask for at that point. और फिर the interviewer will then dash into probe dash into, reply dash into, answer dash into, survey dash into, audit dash into। अच्छा, इसके साथ ना हमें दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है उसका, दूसरा वाला जो ब्लैंक है उसका भी आंसर पता होना, उसके भी ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट इज नैरो, ताकि आप रिलेट कर पाओ एक साथ, ठीक है। नैरो, डीपर, रेस्ट्रिक्टेड, quiet and trivial. Okay, quiet and trivial. So these are the options for the 8th one. ये 8th के लिए options है, ठीक। चलिए बताइए, तो क्या करें यहाँ पर हम? The interviewer will then probe dash into. So if you can see narrow, deeper, restricted, quiet, trivial, आपको लग रहा है ये सारे के सारे adjectives हैं? आपको नहीं लग रहा ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं? सो दिस कैन बी प्लेस्ड हियर, राइट। ये एडजेक्टिव्स हैं तो इनको तो लगा सकते हैं भाई कहीं पर भी, है ना। अब सुनो मेरी बात। सो ये इनटू जो वर्ड है आपको ये हेल्प करेगा, राइट। इनटू आपको हेल्प करेगा, व्हाई? बिकॉज प्रेपोजिशन जो लगा हुआ है इसके पहले आना चाहिए एक वर्ब, राइट। दैट मीन्स 7th से आप रिलेट कर सकते हो वर्ब को। प्लीज, प्रोब, रिप्लाई, आंसर, सर्वे, ऑडिट, व्हाट इज द वर्ब हियर? ऑडिट, सर्वे, सर्वे तो वर्ब है नहीं, हटा दो। आंसर इज ऑल्सो नॉट वर्ब, हटा दो। रिप्लाई, ऑडिट बच सकता है। द इंटरव्यूअर विल देन रिप्लाई इनटू, रिप्लाई के साथ इनटू नहीं लगता है, ऑडिट इनटू के साथ नहीं लगता। प्रोब इज अ वर्ब, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेट। सो इन्वेस्टिगेशन इनटू लगा सकते हैं। प्रोब इनटू इज अ फिक्स प्रेपोजिशन, प्रोब के साथ इनटू लगाते हो तो ये कॉम्बिनेशन बनाता है फिक्स प्रेपोजिशन का। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन, प्रोब इज ऑलवेज फॉलोड बाय इनटू। प्रोब के साथ हम इनटू लगाते हैं, सो प्रोब विल बी द फर्स्ट, विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोब यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बट देन उसके बाद समझना है कि प्रोब के बाद क्या होगा। द इंटरव्यूअर विल देन प्रोब नैरो इनटू, probe deeper into, probe restricted into, probe quiet into, probe trivial into। अच्छा, trivial का मतलब होता है very less important, very less important। so भाई इंटरव्यूअर अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उससे तो ध्यान देगा नहीं, सो ऑब्वियसली वी विल एलिमिनेट दिस, है ना। इसको तो हटा ही दो। क्वाइट इनटू, शांति, नो। काफ़ी, नहीं। रेस्ट्रिक्ट करेगा, नो। बचा डीपर एंड नैरोअर, बताओ डीपर एंड नैरो क्या लगाऊं? प्रोब डीपर इनटू, आर यू श्योर अबाउट दिस? आर यू श्योर अबाउट दिस? दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे प्रोब डीपर इनटू। दैट मीन्स अभी हमने सिर्फ ब्रीफ आइडिया दिया,
ब्रीफ आइडिया दिया विथ स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस, स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस के साथ हमने ब्रीफ आइडिया दिया। अब इंटरव्यूअर का काम है कि उनको जो भी चीज़ जाननी है वो डिटेल में आस्क कर सकते हैं। दे कैन आस्क इन डिटेल वॉट एवर दे वॉन्ट, सो दे विल डिग इन टू इट, दे विल बी टॉकिंग अबाउट वॉट, डीप सेंस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इसका आंसर था, अरे इसका आंसर है डीपर, लेकिन इसका मीनिंग है वेरी लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी लेस इम्पॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। चलते हैं अब अगले पार्ट की तरफ। हियर्स द नेक्स्ट पार्ट फॉर यू। नाउ द इंटरव्यूअर विल देन probe deeper into one aspect of what I mentioned and can give them as much as detail they ask for at that point. This technique ensures that I get the highlights dash. Highlights को मैं क्या कर दूंगा? And also shows. अब देखो यहाँ पर इससे पहले कहीं दिख रहा है, ये ensures जो verb है ये तो टेक्निक के लिए लगा है, ठीक है, ensures that I get, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, that I get the highlights above, across, ahead, after, before, क्या करूँ, एंड ऑल्सो शोज, तो ensures भी हो गया, शोज भी हो गया, ये करेक्ट है, बट यहाँ पर हमें फिर कुछ और लगाना पड़ेगा भाई। आई गेट द हाईलाइट्स डैश, प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं सारे, तो हम क्या बता रहे हैं, लेकिन हमें इस टेक्निक में इंश्योर कराना पड़ेगा कि हम हाईलाइट्स पहले से ही दे दें, राइट, पहले से ही दे दें। तो व्हाट शुड बी डू, या हाईलाइट्स को हम 1 पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो भी चीज़ें हुई हैं ये हाईलाइट्स उनके सामने रख दें। सो हाईलाइट्स अबव होगा, नो, हाईलाइट्स अहेड होगा, नो, आफ्टर बिफोर हटा दो, हाईलाइट्स अक्रॉस होगा, दैट मीन्स यू आर डिफाइनिंग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। अब उनको जो डिटेल में पूछना है दे कैन ईजिली आस्क, राइट। सो पूरा स्टार्ट से लेकर वॉट एवर हैपन टिल द एंड, स्टार्ट से लेकर जो भी चीज़ें आपके साथ हुई स्टोरी में, दे कैन आस्क नाउ फ्रॉम दी हाईलाइट्स। आपने सारी चीज़ें बता दी। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम 1 पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। सो फ्रॉम 1 पॉइंट जो भी हुआ एंड तक, यू हैव टोल्ड एवरीथिंग, नाउ दे कैन डिग इन टू इट। प्रीति बिफोर नहीं लगाएंगे, ठीक है, बिफोर नहीं लगाएंगे, वील डेफिनेटली बी गोइंग विथ अक्रॉस, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, okay, this technique ensures that I get the highlights across and also shows some dash thinking, illogical thinking, cursory thinking। देखो we are being positive about this, right, हम positive थे इसकी thinking के लिए, हम positive थे इसकी thinking के लिए, ठीक है। across का मतलब होता है अहामिका, across का मतलब होता है from one point to the other point, एक point से दूसरी point की तरफ, ठीक है। तो illogical is a negative word, we will eliminate this। cursory का मतलब क्या होता है, एनी आइडिया, बताइए। कर्सरी का मतलब पता है क्या होता है, जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, या बोले जो स्टेबल नहीं हो, मूव करता रहे, ठीक है, जो समथिंग विच मूव्स ऑन, तो उसको हम बोलते हैं कर्सरी, विच इज़ नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। सो क्या उसकी थिंकिंग नॉट स्टेबल दिखाई दी है? ऑब्वियसली नॉट, हटा दिया। स्ट्रक्चर्ड, ऑब्वियसली वो पहले हाईलाइट्स बता रहा है, ही इज ट्राइंग टू शो ऑल द हाईलाइट्स and then he will be explaining them if they want, if he will be explaining them in detail। तो explain and detail की बात, उसने पूरा structured काम किया है, this can be there। synthetical का मतलब होता है something which is artificial, so he's not saying anything which is artificial, right। और chaotic का मतलब होता है panic या confused, तो वो कंफ्यूज तो नहीं लग रहा है, वो बहुत सॉर्टेड है, राइट। सो वी विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रक्चर्ड एज आर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा इस सेक्शन में। इज दैट क्लियर? या सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर। यहाँ पर आई सपोज आपको जो क्लोज टेस्ट समझ में आ गया है सारा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना हमेशा, और वो क्लोज टेस्ट का या फिलर्स का सारे ही चीज़ों में आपके काम आएगा, एंड दैट इज़ कि कभी भी अगर कोई फिलर्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो फिलर्स से रिलेटेड हो, प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो दिस, ठीक है। इस पेंडुलम की तरह, दैट्स करेक्ट सुमित। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि ये काम आप ज़रूर करें। यू रीड द पैराग्राफ विदाउट मार्किंग द आंसर्स, इन दैट केस यू विल नो द टोन ऑफ दिस पैराग्राफ। इज़ दैट क्लियर? चलिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। हाँ बताइए प्रियंका, क्या कह रहे हो आप? 1 मिनट बोल रहे हो। अब हम मिलेंगे कल होगा क्या, 8:45 पे यू विल गेट दी वोकैब सेक्शन, राइट। 9 o'clock यू विल हैव योर एडिटोरियल,
एंड 12 o'clock अगेन अ सेशन ऑन इंग्लिश, ठीक है। ये आएगा आपका द इंग्लिश गुरुकुल, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना यार, एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए और पीडीएफ्स यहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं हो पाते या फिर अब कभी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली जॉइन अ टेलीग्राम ग्रुप दैट इज इंग्लिश टुडे बाय आंचल शर्मा। तो इस तरह से आप सारे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम विद दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 8:45 पे, बाय, टेक केयर।